नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच विधानसभा सत्र के लिए नए नियम होंगे लागू। जी हां, विधानसभा सत्र के लिए नए नियम। सदन में मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर। झंडा बैनर सदन में ले जाने पर पूरी तरीके से रोक है और 66 साल बाद ये नियम लागू होंगे। तो महिला सदस्यों को बोलने में वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी और 29 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले विधानसभा सत्र के लिए नए नियम लागू होंगे। बड़ी खबर। सदन में मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई गई है। बड़ी खबर। झंडा बैनर सदन में ले जाने पर रोक रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर। 66 साल बाद लागू होंगे ये नियम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला सदस्यों को बोलने में वरीयता दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दे आ रही है। तो विधानसभा सत्र के लिए नए नियम लागू होंगे। ये बड़ी और अहम खबर। सदन में मोबाइल ले जाने पर रोक रहेगी। झंडा बैनर सदन में ले जाने पर रोक रहेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 66 साल बाद लागू होंगे नियम। तो बड़ी और अहम जानकारी। महिला सदस्यों को बोलने में वरीयता दी जाएगी। अनूप कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, विधानसभा सत्र के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, विधानसभा सत्र इस बार जो नए कायदे कानून के हिसाब से चलेगा, क्योंकि विधानसभा की नई नियमावली पिछले विधानसभा सत्र में रखी गई थी और उसको पास कर दिया गया था। इस बार तो विधायकों के लिए थोड़ा सख्ती बरती जा रही है नए नियम कायदे के अनुसार, क्योंकि वहां विधानसभा सत्र में मोबाइल ले जाना मना होगा। वहां तख्ती नहीं ले जा सकेंगे। जो गैलरी है वहां पर प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। महिलाओं को वरीयता मिलेगी बोलने के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले विधानसभा सत्र हुए थे उसमें तमाम जो प्रदर्शन हुए तख्ती ले जाके वहां पर तमाम बवाल होता था। और आपने देखा भी होगा कि वहां का बवाल लोग ऑनलाइन मतलब मोबाइल पर लाइव कर देते थे। तो इस पर कहीं न कहीं पाबंदी है और नए कायदे कानून के हिसाब से इस बार विधानसभा सत्र होगा। हालांकि विधानसभा सत्र इस बार का काफी हंगामेदार होने वाला, क्योंकि भले ही 4 दिन का हो, धमाका थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार अनुपूरक बजट है। सरकार सबसे बड़ा इस बार पेश करने जा रही है और 28 तारीख को पहले सुबह 9 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की लोक भवन में, और 9:15 बजे जो विपक्ष समाजवादी पार्टी के सबसे बड़ा विपक्षीय रूप में वही विधानसभा के बाहर जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है वहां पर प्रदर्शन की भूमिका बना रहा है। वहां पर प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के साथ साथ जो बेरोजगारी भ्रष्टाचार किसानों को लेकर के वहां पर प्रदर्शन का प्लान बना रहे हैं। दूसरी तरफ 4 बजे करीब कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें अनुपूरक बजट कैबिनेट में रखा जाएगा। तमाम और भी प्रस्ताव होंगे, उस पर मुहर लगेगी। फिर 30 तारीख को जो अनुपूरक बजट है वो पटल पर रखा जाएगा। फिर 29 तारीख को, फिर 30 तारीख को उस पर बहस होगी। तो कुल मिलाकर 4 दिन का ये बजट सत्र है नए कायदे कानून के हिसाब से, और ऐतिहासिक बजट ये होने वाला है। बिल्कुल ऐतिहासिक अनुपूरक बजट इसे अब सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है और बताया जा रहा है काफी बड़ा ये अनुपूरक बजट होगा, और वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। उससे पहले सरकार की पूरी यहाँ पर कोशिश भी रहने वाली है कि इस अनुपूरक बजट में प्रदेश के विकास के हर मुद्दों को समाहित किया जाए। बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से पिछले बजट की बात करें तो 33,700 करोड़ का बजट अनुपूरक बजट आया था, और इस बार सरकार कोशिश कर रही करीब 42,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करे। करीब 8,500 करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार पेश होगा, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में वायदे किए थे वो सारे वायदे इसी अनुपूरक बजट में समाहित होंगे। वो चाहे जो धार्मिक स्थल है उनके विकास की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश में 60 साल से ऊपर वृद्ध महिलाएं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने का वादा किया गया था, इसी बजट में समाहित होगा। जो स्कूटी देने की बात मेधावी छात्राओं को की थी 2022 के संकल्प पत्र में, वो भी इसी में समाहित होगी। जो किसानों के लिए सिंचाई के लिए फ्री बिजली मुफ्त देने की बात कही थी सरकार ने, वो इसी बजट में समाहित होगी। अयोध्या में विकास, काशी में विकास, मथुरा और तमाम जो धार्मिक स्थल उनके विकास को लेकर भी तमाम बजट इस अनुपूरक बजट में आने वाला है।
तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 2022 में लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादे किए थे वो सब इसी अनुपूरक बजट में समाहित होंगे। उसके बाद 2024 में जो संकल्प पत्र, नए संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पे जाएगी। अब फिलहाल देखने वाला ये होगा कि इस बजट सत्र में कितना हंगामा होता है, कितना बड़ा बजट होगा, किन किन विभागों को कितना बजट मिलने वाला है, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी और साथ ही राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन भी किया। इस दौरान हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप ने कहा कि हनुमान जी राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने का इंतजार कर रहे हैं। उधर इटावा में प्रदीप शाक्य को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें आपको कि जिसको लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य बने हैं और अब वे बहुत ही जल्दी एक हफ्ते में जिला कमेटी का गठन, ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी देंगे और सभी कार्यकर्ता बूथ कमेटी बनाकर 2024 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न देश की चिंता है और न प्रदेश की चिंता है और न जनता की चिंता है। सभी वर्ग के लोग, किसान, नौजवान इनसे परेशान हैं। तो बता दें आपको कि इटावा में इस कार्यक्रम का यह आयोजन यहाँ पर किया गया। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर सौंपी गई है। मौके पर शिवपाल यादव भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से जो आम जनता है, कर्मचारी वर्ग है, वो काफी परेशान है। उधर सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक साराश्री सुब्रत राय के शांति पाठ का आयोजन सहारा शहर में किया गया। बता दें आपको कि इस दौरान आम से लेकर खास ने साराश्री को याद किया। इस दौरान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, दयाशंकर सिंह, जितिन प्रसाद समेत कई लोग शामिल हुए, जहां सभी ने साराश्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उधर आपको बता दें कि प्रयागराज से इस बीच ये खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कंडक्टर पर हमले के आरोपी से मुठभेड़। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, ये जानकारी मिल रही है। बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है लारेब, बस कंडक्टर पर इसने हमला किया था। बड़ी खबर, हमले के बाद आरोपी ने नारेबाजी भी की थी। जानकारी आरोपी ने की थी, धार्मिक नारेबाजी की थी। कंडक्टर पर हमले के आरोपी से मुठभेड़ हुई है, ये बड़ी खबर। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है लारेब, तो बस कंडक्टर पर इसने हमला किया था। सैयद मोहम्मद आमिर संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, प्रयागराज से जो जानकारी आ रही है, कंडक्टर पर हमला करने वाले आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। ये बता दें, यहाँ इसने कल किसी बात को लेकर कंडक्टर पर छापा से वार किया था, जिसमें कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हुआ था और जिसे अस्पताल एसआरएन में भर्ती कराया गया था इलाज के दौरान। और साथ ही इसको जब हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा, तो जब पुलिस ने इसके हथियार को निशानदेही स्थान पर ले जाया गया, तो जहाँ पर पहले से ही असलाहा था, जिसमें इसने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसकी जवाबी फायरिंग करी पुलिस ने और उसमें इसके पैर में गोली लगी और पुलिस
इसको इलाज के लिए सारे अस्पताल भर्ती कराया था। और साथ में लारैप का एक वीडियो भी वायरल हुआ था 8 सेकंड का, जिसमें वो इस्लामिक नारे लगाते हुए नजर आ रहा था और कह रहा था कि हुजूर आप किसान गुस्ताखी करने वाले बचेंगे नहीं। इस तरह के वीडियो भी इसके सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि उस तरह से जो इसने नारे लगाए हैं, आखिर इसका किस तरह से माइंड वॉश किया, इसके पीछे कौन लोग हैं और पिछले लारैप इन दिनों में किन किन लोग से मिला है और जो जिहादी हरकत इसकी थी और साथ ही इसके किसी संगठनों से अगर संपर्क है तो वो भी पुलिस कहीं ना कहीं जांच कर रही है। और एटीएस और अन्य जो खुफिया विभाग है वो भी अब प्रयागराज में अलर्ट मोड पर है। जी अंजलि। सैयद, आखिरकार ये जो छात्र बताया जा रहा है कौन से कॉलेज का बताया जा रहा है और साथ ही साथ क्या भी कोई कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई गई है? क्या इसके परिजनों से संपर्क यहाँ पर किया गया है? ये शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सुराव का रहने वाला है और ये यूनाइटेड के इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक का छात्र था। मगर आपको बता दें एक बड़ी खबर अभी ये निकल के आ रही है कि यूनिवर्सिटी से भी इसको जो है कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि लारैप के कौन कौन दोस्त हैं और किस तरह से इसकी ये विचारधारा बनी और किस तरह से इसने हमला किया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर जांच एजेंसियां और एटीएस और अन्य जैसे खुफिया एजेंसी भी काम कर रही है और इससे कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज निकल के सामने आ सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आमिर इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर उन्नाव में 4 बच्चों की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। बता दें कि चारों बच्चों के पिता के बयान ने चारों तरफ खलबली मचा दी है। पिता ने कहा कि चारों बच्चों की दरअसल बिजली से मृत्यु नहीं हुई थी, मैंने हत्या की थी। आपको बता दें कि 19 नवंबर को 12 सगवर थाना क्षेत्र के अलमन खेड़ा में 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी। पुलिस की रिपोर्ट में सामने आया था कि फराजा पंखी में करंट उतरने से चारों बच्चों की मौत हुई थी। पुलिस ने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बिजली से मृत्यु निशान मिले हैं, लेकिन जब पिता ने ये कबूल किया कि चारों बच्चों की मौत उसने की है तो फिर पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो दवा आती है गोहन रखा वाले सल्पास, तो उसको हमने दिया नहीं था साहब, उसको खोला था ऐसे। तो उसकी झाग लगी जब, तो उसे छोटी वाली जो बच्ची थी तो उसी में गिर गई बच्ची नशे में। जब गिर गई तो तड़पड़ाने लगी खूब जोर से। वो तीनों बच्चे फिर वो भी गिर गए उसी हमारे पास में। तो उनको जब ऐसे पकड़ा बच्चों को साहब, ऐसे ही बच्चों को हमने दाब दिया। वो छोटे वाले को नहीं, छोटे वाले तो खत्म हो चुके थे दोनों, वो दोनों को ऐसे दाब दिया साहब। अब दोनों को समझो चाहे सबका समझो, हमारे तो बस नहीं। उधर आपको बता दें कि नोएडा में एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि यहां पर कार में अचानक से आग लग गई। इस हादसे में कार में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है और मामले की आगामी कार्रवाई में जुट गई है। उत्तरकाशी के खड़ौली धाम में तुलसी विवाह के साथ ही दीपोत्सव मनाया गया। भक्तों ने शिव कथा सुनने के साथ ही दीप प्रज्वलित कर शिव शक्ति को नमन किया। बता दें कि गंगा तट पर स्थित धाम में 5 लाख से अधिक दीपों की झिलमिलाहट देख एक बारी लगता है कि आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हों। और चलिए अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के अन्य खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। लखीमपुर खीरी में मेले में महिला की चेन खींचकर महिला चोर हुई, रफू चक्कर कोतवाली क्षेत्र के मेला मैदान की घटना। बदायूं में कार्रवाई न होने से पीड़ित परेशान युवक पर बदमाशों ने किया हमला। पुलिस को शिकायत पत्र देने के बाद भी नहीं लिया गया एक्शन। इटावा में पुलिस को मिली कामयाबी, बदमाश को किया गिरफ्तार, कब्जे से लाइसेंस से रिवॉल्वर और कारतूस बरामद। आजमगढ़ में ईडी की कार्रवाई से सहसा गांव और साथ ही ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि के घर पर ईडी ने की छापेमारी। लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले बुलंद, स्कूटी पर किया हादसा, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। कानपुर देहात में वैवाहिक कार्यक्रम में डांस के दौरान पैसे उठाने पर दबंग ने मासूम पर चलाई गोली, इलाज के कराया गया अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी का मामला आया सामने, फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों से करते ठगी, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा।
नोएडा में आबकारी विभाग ने प्रवर्तन अभियान किया शुरू। अवैध शराब बिक्री और संचालन पर अंकुश लगाने के लिए चलाया अभियान। रायबरेली में बहुचर्चित लालगंज लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को मुठभेड़ के दौरान मिली सफलता। शराब के व्यापारी से की थी 65 लाख की लूट। बलिया में चाकू घोंटकर युवक की हुई निर्मम हत्या। हत्या के खौफनाक वारदात से इलाके में दहशत। बादा में मेडिकल कॉलेज में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मामले में 11 कर्मचारी पर पाए गए दोषी। मृतका के परिजनों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। ललितपुर में डीएम की चलाई मुहिम लाई रंग। घर से लापता हुए 7 बच्चों को मिला अपना परिवार। परिजनों को आवास, पेंशन, सरकारी योजनाओं से लाभ दिलाए जाने का प्रयास किए जाने का दिया आश्वासन। मैनपुरी में नेत्र प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। यातायात पुलिस ने रखा कार्यक्रम। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने फीता काट कर किया शुभारंभ। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में 14 की मौत। बादा में चोरों का आतंक। दुकान से लाखों के माल पर किया हाथ साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बादा में पुलिस को मिली कामयाबी। गांजू के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पशुबाड़े में लंबे समय से कर रहा था गांजू की खेती। श्रावस्ती में कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले भव्य मेले का डीएम ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ रखी बैठक। सहारनपुर में होंडा शोरूम में ग्राहक और कर्मचारियों में हुई मारपीट। ग्राहक ने किया था अभद्र भाषा का प्रयोग। देवरिया में ड्राइविंग डिवाइडर से जा टकराई अनियंत्रित बाइक। हादसे में 2 की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक। और सीधे आपको तेलंगाना लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बनाए संविधान का अपमान करने पे उतारू है। संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और उनके आरक्षण पर डकैती डाल करके मुस्लिम आरक्षण की घोषणा इन्होंने मिलकर के यहां करवा दी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। ये कांग्रेस और बीआरएस और बीएसपी यहां पे केवल एक दूसरे को मदद करने के लिए खड़े हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली में 403 सीट है। बीएसपी के पास 1 सीट है, मात्र 1, ओनली 1। जब उनका खोटा सिक्का यूपी में, जब यूपी में नहीं उनका विजेता पता है, तो उनका खोटा सिक्का क्या तेलंगाना में चलेगा क्या? कतई मत चलने देना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान मोदी जी ने दिया है, पंचतीर्थ मोदी जी ने बनाए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कल संविधान बनाने का दिन है 26 नवंबर। याद रखना, 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मोदी जी ने मान्यता दी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मान्यता दी है। और इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना सहयोग करेगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं भाइयों बहनों, आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी यहां पर आपके बीच में उतारे हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि भाइयों बहनों, बीजेपी ने गेलिपिस्तम नव तेलंगाना शिष्टताम मी वोटू कमलम गुर्तुके कोरो तनुनानो। और भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, बीजेपी रावानी बंगारू तेलंगाना स्वप्नम साकरी चाली। मैं भाइयों बहनों आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर पल्लई हरीश बाबू को सीरपुर से अपना कैंडिडेट बनाकर के आपके बीच में उतारा है। ये हमारे प्रत्याशी हैं यहां से। और श्री आत्माराम नायक हैं आसिफाबाद से। भाइयों बहनों, श्री आत्माराम नायक
ये दोनों बीआरएस के खिलाफ, उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार लड़े हैं, उनकी तुष्टीकरण की नीतियों के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं। आपको तेलंगाना से सीधा प्रसारण आप यहां पर देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल संबोधित कर रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।